देखिए कंक्लूजन में आप लोग वे मतलब कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन देना है। फाइन, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर ओपिनियन देना जरूरी है, अपना ओपिनियन दोगे। वे फॉरवर्ड की बात है तो सोल्यूशन तो आप अगर सपोज प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, सपोज है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे आप सारा सोल्यूशन बात कर रहे हो, तो फिर सोल्यूशन तो सारा बात कर रहे हो, फिर कंक्लूजन में क्या दोगे? तो आप बोलोगे कि रोबोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पॉलिसी का। सिर्फ पॉलिसी इनिशिएट लॉन्च करने से क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। मिडिल मैन को हटा देना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए गवर्नमेंट टू जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है। फाइन, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। डिपेंड करता है ना कौन सा ऐसे है। कहीं कहीं किसी किसी ऐसे में के कंक्लूजन में हम समराइज ही कर देते हैं कि हमने सोल्यूशन तो पूरी बात कर ले, तो चलो समराइज कर दो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। फाइन, अब हम बात करेंगे कि मेन बॉडी में कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे को हमेशा पैरावाइज लिखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब हेडिंग वाइज लिखना चाहिए, मगर पैरावाइज ही लिखना चाहिए। अब सब हेडिंग लिखने से फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स? आंसर सामने दिखता है, मतलब जो भी इवैल्यूएट करता है ना उसको सामने दिखता है। ठीक है, और फिर जब हम सब हेडिंग वाइज लिखते हैं तो फिर हमें एक और टेंडेंसी होती है, फिर इसको पॉइंट वाइज भी कर दो। ठीक है, ये सारा। मगर है ना, ब्यूटी खत्म हो गई ना ऐसे की। ऐसे ऑल इन ऑल एक ब्यूटीफुल मतलब राइटअप होता है, आपको पता है, बहुत ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ब्यूटीफुल स्पीच होता है। जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग लिखते हैं स्पीच। नेक्स्ट ब्यूटीफुल होता है। तो उसका ना ब्यूटी खत्म हो गया ना, अगर आप पॉइंट वाइज या सब हेडिंग वाइज देते हैं। दूसरी चीज, कोई कोई सीएपीएफ वाले स्टूडेंट्स करते हैं और यूपीएससी के भी करते हैं, सिविल्स के भी। ऐसे में जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग करते हैं, ऐसे में मैप दे दिया, ड्राइंग दे दिया, या कुछ फ्लो चार्ट दे दिया इस तरह से। तो फिर जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे सिविल्स में इंस्ट्रक्शन है 1200 शब्दों का लिखना होता है, और सीएपीएफ में इंस्ट्रक्शन है 300 शब्दों का लिखना होता है, तो फिर वो शब्द कहाँ चले गए? वो शब्द को कैसे काउंट करेंगे? फ्लो चार्ट में, मैप में? फिर क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा है 300 वर्ड्स, 600 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, अगर आपको ऐसे ही करना है तो? अंडरस्टूड मैम, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कुछ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तभी अच्छे से समझ में आएगा एग्जामिनर को जब आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पैराग्राफ में होगा, एक इंट्रो होगा, एक कंक्लूजन होगा, आपको तो पता ही है। मैं सिंस ये सीएपीएफ का, तो मैंने 3 4 पैराग्राफ गलती से लिख दिया है, तो मैं ये सीएपीएफ का ही ये बुक का है, तो यहाँ पे 3 4 पैराग्राफ ना हो के आप लोग देख लेना, 7 8 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अब आपको क्या करना है, अपने मेन बॉडी में आपका एक ही मकसद है, ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन का स्पेसिफिक कंपोनेंट को जस्टिफाई करना है। और कैसे जस्टिफाई करोगे? स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बताओगे। अगर दो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, दोनों के बीच में आप कनेक्ट करोगे। जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मोबाइल फोन, तो एडवांटेजेस इज अ डिफरेंट की कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट, और डिसएडवांटेज अपना स्पेसिफिक की कंपोनेंट, दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मगर स्पेसिफिक कंपोनेंट को हमें जनरल कंपोनेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? हमें एडवांटेजेस स्पेसिफिक, जनरल कंपोनेंट मोबाइल, तो दोनों को कनेक्ट करके बताना पड़ेगा ना। मोबाइल के बारे में हम नहीं बताएंगे, बता तो रहे हैं हम एडवांटेजेस के बारे में, स्पेसिफिक के बारे में, मगर हमें मोबाइल को, वो वर्ड को तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो यही बोल रहा है, बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन इट्स की कंपोनेंट। अगर ये ब्रिज नहीं होगा, आपका कंटेंट डेविएटेड और स्कैटर्ड लगेगा। ठीक है, और जैसे मैंने प्रेसी में बोला था, वही चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ऐसे आपका कोहेरेंट लुक, होलसम ऐसा लगना चाहिए, वेल कनेक्टेड लगना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना, तो दो ही चीज हो सकता है स्टूडेंट्स। या तो आपका माइंड है ना पूरा बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है ना, उसमें बहुत सारा आइडिया, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत कुछ आ रहा होता है। या तो ऐसा भी होता है कि माइंड में गो ब्लैंक। यूजुअली जब जैसे यूपीएससी में क्या क्या मतलब बहुत लंबे लंबे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो समझ ही नहीं आता है क्या ये। दोनों में आप लोगों को, दोनों केस में आप लोग हर हालत में ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे, उसका की कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करोगे। ऐसे नहीं शुरू में आई मीन शुरू हो जाओ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, जैसे ही देखा नहीं, पहला काम है स्प्लिट करो।
तभी आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होगा, और तभी आप बता पाओगे कि हाँ मुझे ये वाला कंपोनेंट के बारे में इंट्रो में लिखना है और ये वाले कंपोनेंट के बारे में मेन बॉडी में लिखना है। ओके। अगर इस तरह से आप लोग स्प्लिट करके समझोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो कभी आप ऐसे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, और आपको ऐसे क्वेश्चन का जो की कंपोनेंट है ना, उसका लोकेशन मिल जाएगा अपने कंटेंट में। इसको कहाँ लोकेट करना है, इसको इस कंपोनेंट को कहाँ लोकेट करना, वो लोकेशन भी मिल जाएगा, और फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है और आपने स्प्लिट कर लिया सब कुछ, और आपको पता चल गया कि मुझे रोल के बारे में बात करनी है, रोल ऑफ सोशल मीडिया, इस रोल के बारे में बात करनी है। ओके। तो वैसे ही आप क्या करो, मैं मतलब ये मत चलो लिखना शुरू कर दो, नहीं, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करो। अब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट है ना, प्रेसी का ड्राफ्ट नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगेगा, कि मैं 5 रोल के बारे में बताऊंगा, 5 रोल काफी है। ठीक है। या 3 रोल के बारे में बताऊंगा, फाइन। तो ये एक रोल के बारे में बता दिया, तो बस आप लिख दो कि सोशल मीडिया का एक रोल क्या है, कनेक्शन का। ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया का रोल क्या है, जर्नलिज्म, आजकल सब कोई जर्नलिस्ट हो गए हैं। ठीक है। जर्नलिज्म का रोल है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 बता दो, फाइन। फिर जब आप रोल बताओगे, हाँ मैंने ये बता दिया, और सबका अलग अलग पैराग्राफ, जब एक रोल का एक पैराग्राफ, उसको अच्छे से इलाबोरेट करो, फाइन। कॉमा कॉमा दे दे कर मत करो, ये रोल ये रोल ये रोल। ठीक है, ऐसा नहीं। एक रोल को अच्छे से इलाबोरेट कर दो, फिर दूसरे रोल को सेकंड पैरा में, अनदर रोल इज सोशल मीडिया ऑल्सो, इस तरह से कनेक्टिंग वर्ड्स डाल के आप 1 2 3 रोल्स बता दिए। फिफ्थ में ये पॉजिटिव रोल बता दिया, इसका नेगेटिव रोल भी बता दो। तो मैं 3 पॉजिटिव रोल बताऊंगा, बाकी 3 नेगेटिव रोल बताऊंगा। तो मैं ये रोल बताऊंगा, ये रोल बताऊंगा, सबके लिए अलग अलग पैरा। और फिर जब मैं नेगेटिव बताऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे सोल्यूशन बताना पड़ेगा, तो सोल्यूशन बता दो, और फिर उसके बाद अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। सो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद यही चीज मैंने यहां पर बताई है। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन आया था सीएपीएफ में, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। तो एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, तो इसका साफ मतलब है, मुझे तो सोशल जस्टिस मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मगर ऐसा कौन सा सोसाइटी में ऐसा सेक्शन है जिसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है? पुअर पीपल, स्टेटलेस इंडिविजुअल्स, स्टेटलेस इंडिविजुअल मतलब जो रेफ्यूजी है ना, बांग्लादेश वाले बांग्लादेशी को अपना नहीं रहे, इंडिया वाले बांग्लादेशी को नहीं अपना रहे, वो बेचारे जाएंगे कहाँ? स्टेटलेस इंडिविजुअल्स। ठीक है। एलजीबीटीक्यू, इन लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। हाँ, हम लोग चाहो तो हम विमेन को भी ले सकते हैं। ओके। मगर नहीं लूंगी ना, क्योंकि मुझे 300 वर्ड्स में करना है बहुत। देखिए स्टूडेंट्स, अब बहुत सारा कुछ ले सकते हो, ये भी लेना वो भी लेना, अगर आप लोगों में ये टेंडेंसी होगी ना, मुझे ये भी इंक्लूड करना है, मुझे ये भी इंक्लूड करना है, तो आपका ऐसे सिर्फ जंगल लगेगा। सही बता रही हूँ। मैंने इसमें एक वर्ड यूज किया है, जंगल विथ ओवरग्रोन वर्ड्स, बस वर्ड्स ग्रो ही करते जा रहे हैं। ऐसा काम मत करना। तो अपना ये टेंडेंसी को कर्ब करो, कि हाँ मैं सिर्फ 3 के बारे में बताऊंगा, पुअर पीपल, स्टेटलेस इंडियन, एलबी, बस खत्म। कंट्रोल योर टेंडेंसी टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जंगल ओवरग्रोन विथ वर्ड्स, ये चीज ऐसा लगेगा, तो ये काम मत करना। ओके। और पहले से ही तैयार कर लो कंटेंट, डेवलप करने के पहले ड्राफ्ट अपना आप तैयार करो, 3 रोल नेगेटिव, 3 रोल पॉजिटिव, कंक्लूजन बात, और सोल्यूशन एक में बता दो। जब सोल्यूशन एक में बताओगे तो कॉमा कॉमा देकर नहीं बताओगे। अंडरस्टूड। फिर वही जो मैं बोल रही हूँ, एक पीस ऑफ कंटेंट, एक रोल के लिए एक पैराग्राफ, एक पीस ऑफ कंटेंट एक आइडिया रिप्रेजेंट करता है अबाउट द स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो एक आइडिया आपने लिया, सपोज एक रोल लिया है, सपोज एक नेगेटिव रोल हमने ले लिया मिस इन्फॉर्मेशन का, तो मिस इन्फॉर्मेशन को पूरा इलाबरेट करो, उसका कोई एग्जाम्पल दो। ठीक है। जैसे संभल में वायलेंस हुआ था, तो उसका वो एग्जाम्पल दे दो, कितना मजेदार। और वो संभल वायलेंस वाला उसको ना अंडरलाइन कर दो, बस उसको अंडरलाइन कर दो, मिस इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करो, संभल वायलेंस को अंडरलाइन करो, एग्जाम में अपने आप कनेक्ट कर लेगा। अरे वाह, बच्चे ने तो खूब लिखा है मेरा, मतलब उसने अंडरलाइन करके मुझे बता दिया कि उसको आता है, वो ऐसे ही मार्क्स दे देगा। मतलब तुम उस एग्जामिनर का ना एफर्ट ही कम कर दो, उसको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा अंडरलाइन करो।
हर चीज को अंडरलाइन नहीं करो, वरना वो पड़ेगा ही नहीं। अरे सारे तो अंडरलाइन है, फिर क्या फायदा। ओके, तो सब चीज को कंप्लीट करो। ओके, और ऐसे आपका कंटेंट रिच होगा, वेटी होगा, अथॉरिटेटिव होगा। बहुत एग्जाम्पल, हाँ ये चीज मैंने देखा है, बहुत एग्जाम्पल्स भी देते हैं। एक रोल के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। आप एग्जामिनर को ये मत बताओ आई नो सो मच, आई नो एवरीथिंग, नहीं। इंटरव्यू में भी यही होता है। इंटरव्यू में यू नेवर मेक द इंटरव्यूअर फील दैट यू नो एवरीथिंग, है ना। यू नो लिटिल, ये फील करवाओ यू नो लिटिल, मगर वो अच्छे से आप जानते हो, इस तरह से। ओके, तो प्रिजम्पशुअस बिहेवियर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं लिखने में, नहीं ऐसे। ओके, ओके, नेक्स्ट है, सारे पैराग्राफ के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और कंटिन्यूटी होना चाहिए पैराग्राफ के बीच में। डोंट जंप फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। और पैराग्राफ में कनेक्टिविटी होती है तो स्मूथ सीमलेस रहता है, कंजंक्शन यूज कर सकते हो, ऐसा आपका पूरा कंटेंट स्कैटर्ड और डिसजॉइंटेड नहीं लगेगा। ओके, अब जैसे ये वाला ऐसे क्वेश्चन देखो, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो पहला इंट्रो है, इंडिया इन द 21st सेंचुरी स्ट्राइविंग फॉर, तो मैंने इंडिया से शुरू किया, इंडिया ये वाला की कॉम्पोनेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी पे आई। ठीक है, और सिक्योरिटी तभी होगा, मतलब अदर पिलर्स विल बी फर्मली ग्राउंड इफ नेशन सिक्योरिटी रिमेन इन। अब ये मैंने, ये वाला जो पैराग्राफ का लाइन है, ये मैंने एंड किया सिक्योरिटी से। अब मुझे इससे कनेक्ट करना, तो मैंने क्या, इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो हो गया ना कनेक्शन। फाइन, इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पीयरहेडेड द एफर्ट। फाइन, अब ये वाला देखो, ये वाला एक क्वेश्चन है, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ये यूपीएससी में आया था, सीएपीएफ में। तो मैंने इंट्रोडक्शन इसका लिखा, अर्थ प्लैनेट, देखो अर्थ इज नॉट फॉर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में बेसिकली आप मेन बॉडी में क्या लिखोगे, पहले ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीबडी, इसमें क्या लिखना चाहिए मेन बॉडी में, एनीबडी। Ma'am, deforestation and destruction of natural resources and climate change. अगर मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सोचो इसको, इस ऐसे क्वेश्चन को, अर्थ ह्यूमंस के लिए ही नहीं है, तो फिर किसके लिए है। For animals and other species also. करेक्ट, तो एनिमल्स एंड स्पीशीज, तो आपने जो डिफॉरेस्टेशन बोला उसमें प्लांट स्पीशीज जा रहे हैं, निकल रहे हैं ना। कौन कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमंस। इसका मतलब साफ है कि ह्यूमंस को लगता है कि अर्थ सिर्फ मेरे लिए है, तो बड़े मजे से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, प्लांट स्पीशीज भी खत्म हो रहे हैं, और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। राइट, ओके, Yes. तो ये लिखना है। अब शुरुआत मैंने कहां से की, आवर प्लैनेट द अर्थ इज होम टू एन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड ह्यूमन मेकअप जस्ट 0.01% ऑफ अर्थ लाइफ, सिर्फ 0.0 इतना ही परसेंट ह्यूमन है। एज रिवील्ड, ह्यूमंस आर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स ऑन दिस प्लैनेट। आई मीन सिर्फ 0.01, कितना इनसिग्निफिकेंट है, मगर बट डेंजरसली द मोस्ट डोमिनेंट वंस। Their dominance is evident from the fact that humans have consumed most of them, मतलब सबसे कम है परसेंटेज ह्यूमंस का, मगर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज तो उन्होंने ही खा लिया। ठीक है, लीविंग ऑलमोस्ट नथिंग फॉर द स्पीशीज टू सर्वाइव ऑन, अदर स्पीशीज। Resultantly, other species who have right to live on Earth are facing extinction. मैंने ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर दिया यहीं पर, सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन में। उसके बाद मैंने ये सारी बातें बोली है। ओके, फाइन, और देखिए कनेक्शन रिजल्टेंटली से कनेक्ट किया है। ओके, कनेक्शन देख लो। फाइन, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं, जब आप लोग ऐसे लिखोगे तो कुछ गाइडलाइंस है, उसको आपको फॉलो करना है। पहला, आपका जो कंटेंट है वो ऐसे क्वेश्चन से अलाइन होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को के डिमांड को फुलफिल करना चाहिए।
ठीक है। आपसे मैं फिर से बोली, स्पेस भरना है, वर्ड्स को बढ़ाना है, ये सब नहीं आपका मकसद होना चाहिए। आपका मकसद है क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके। अननेसेसरी इलैबोरेशन का कुछ नहीं होने वाला है। और पता है एग्जाम में पढ़ेगा भी नहीं। सही बात है। और कभी भी अपने ऐसे कंटेंट को क्लटर मत करो इतना बहुत फैक्ट्स और बहुत डेटा देकर। जैसे क्वेश्चन था एक जॉबलेस ग्रोथ पर, कि ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जॉबलेस ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, मुझे उतना याद नहीं है। अब इसमें ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता, उसका डेटा देना था। गॉड, इतना सारा डेटा दिया था अनएम्प्लॉयमेंट का उस बच्चे ने। विमेन का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। फिर सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, हर सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट। फिर विमेन का और मेन का अनएम्प्लॉयमेंट। बाप रे, इतना क्यों डेटा दे रहे हो? कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप अगर सपोज एक रोल बता रहे हैं सोशल मीडिया का, उसको उसको बैकअप करने के लिए बस एक एग्जांपल दे दो, खत्म। कभी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी, आप लोग को उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट का पॉलिसी को कभी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास बहुत ज्यादा सपोर्टिंग एविडेंस ना हो। अदरवाइज कभी भी नहीं क्रिटिसाइज करनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ठीक है, ये यूपीएससी वालों को बोलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इनके लिए ये जो ना सीए, एनआरसी, अयोध्या 370, ये सब है ना बहुत सेंसिटिव मामला है। मतलब ये सब है ना बहुत उनके लिए ना बहुत क्लोज टू हार्ट है ये वाला सब कुछ। सीए, एनआरसी, अयोध्या वाला 370, बिलीव करोगे आप लोग, यूपीएससी ने कभी, मतलब कितना बड़ा इशू था 370 का रेवोकेशन होना, कितना बड़ा था, इस पे क्वेश्चन आना चाहिए था ना। यूपीएससी ने बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा नहीं। अयोध्या मामला कितना बड़ा था, यूपीएससी ने नहीं पूछा। इससे पता चलता है ये सब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। एनआरसी, सीए जो अभी तक चल रहा है, इसका कभी गवर्नमेंट सॉरी यूपीएससी ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इसका साफ मतलब है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मगर उसके लिए आपके पास एविडेंस होगा। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, और ये सारे मुद्दे को कभी भी नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद जो होता है ना जनरलाइजेशन, जैसे मैंने ऑल वुमेन वर सप्रेस्ड, ये सब सारा चीज नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड, व्हाट एविडेंस कैन यू यूज टू सपोर्ट दिस ओवर जनरल स्टेटमेंट। तो ये सब चीज से बचना है। आपका पूरा कंटेंट में कोई बायसनेस, कोई प्रेजुडिस होना नहीं चाहिए। कभी भी एग्जामिनर को पता नहीं चलना आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है, कभी भी नहीं पता चलना चाहिए। एक लड़के ने लिखा अपने कंटेंट में, दीज वुमेन गेट फ्री राइड्स इन दिल्ली बसेस, दीज वुमेन। तो मैंने बोल दिया, पता चल रहा है यू आर नॉट अ वुमन। समझ में आया? सोचो कितना छोटा सा वर्ड है, दीज वुमेन। एनीवेज, कभी कोई हाँ, आप लोग ये सब करते हो, आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह, अरे क्यों लिख रहे हो? नरेंद्र सिंह मोदी जी मत लिखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम मत दो, गवर्नमेंट लिखो ना, क्या दिक्कत हो रही है? सरकार है ना, सरकार बड़ा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा सरकार है, ये चीज याद रखिएगा। ओके। और कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, फॉल्सिफिकेशन ये सब नहीं करना, इमोशनल लैंग्वेज से बचो। कोई क्वेश्चन, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा है, कभी भी अपने एस्से के आंसर में इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम करोगे। इनफैक्ट आपके प्रेसी में, आरसी में, एस्से में इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम करना है स्टूडेंट्स। ओके। मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स को फ्रेम करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके। मुझे जब मिलेगा तो मैं बताऊंगी कैसे फ्रेम करते हैं। ये लेटर्स नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस, ये सब चीज बिल्कुल नहीं फ्रेम करोगे। कभी पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज नहीं लिखोगे, कोई फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं, कोई पार्टी का नाम, पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं दोगे। अपने कंटेंट को सिंपल और प्लेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेरो शायरी से बचना, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करना, लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो आपका प्रॉब्लम है, फुल स्टॉप देना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास ऐसे राइटअप हैं जिसमें लंबे लंबे सेंटेंसेस है, उसमें प्रॉपर आपके जैसी के ही एक स्टूडेंट है, उसका मैं दिखाऊंगी, फुल लिखा है मैंने, फुल स्टॉप दो, ठीक है। और फॉर्मल रहना, ये ईटीसी, विज, गवर्नमेंट, ये जीओवीटी क्यों लिख रहे हो?
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कभी अंडरलाइन मत करना, ग्रामेटिकल एरर को मिनिमम रखना। ओके, ये ग्रामर के बारे में है कि कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं फ्रेम करना चाहिए। ओके, और ये लेटर्स फॉलो ऐसे नहीं। एक चीज मैं हमेशा बोलती, कभी सेंटेंस है ना V1 से मत शुरू करना। V1 क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये जो है ना, ये V1 है, गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है। तो कभी V1 से नहीं शुरू करते। V1 से शुरू कर दिया ना, आप समझो आपका वो ऑर्डर वाला सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, गो, कम इन, स्टैंड अप, स्पीक, स्टडी, स्लीप। ठीक है, आप लोग फ्रेम करते हो, कभी नहीं फ्रेम करना है। अगर सेंटेंस लंबा है तो 2 सेंटेंस ब्रेक करो, फुल स्टॉप लगाओ। लेटर्स ये सब कुछ मत लिखो, एज फॉलोज ऐसे में नहीं चलेगा, आरसी में खूब चलेगा। ठीक है, एक पैराग्राफ में बोल बोल के थक गई, 2 सेंटेंसेस कम से कम होते हैं, वरना वो पैराग्राफ नहीं होता है। पहली चीज, जबरदस्ती का बहुत लॉन्ग पैराग्राफ बच्चे लिखते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ, वो लॉन्ग पैराग्राफ आपको लगता है कि अच्छा एक रोल खत्म हो गया, अब दूसरे रोल पे, तो फिर दूसरा पैराग्राफ कर लो। ठीक है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा, अरे बच्चे ने तो 3-4 रोल बता दिया, काफी है, इसको मार्क्स दे दो। ठीक है, सिंप्लिसिटी, हमेशा मैं बोलती हूँ, सादगी में शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लिकेटेड ये सब सेंटेंसेस मत फ्रेम करो। ब्यूटिफिकेशन, फ्लोरल लैंग्वेज, ऑर्नामेंटल इंग्लिश, ये सबसे मत दूरी रहो। डू नॉट annoy the examiner with your flaunting writing style, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी ना, तो वो फ्लॉन्ट करेगा, कि शो ऑफ करते हैं ना वो। किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, हिंदी में शो ऑफ करते हैं, जैसे यूपीएससी में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, सीएपीएफ में। तो जो प्रयागराज वाला जो बेल्ट है, इलाहाबाद बेल्ट, उसकी ना हिंदी, उन वहां के जो भी लोग हैं ना, कैंडिडेट जो भी है स्टूडेंट, हिंदी गजब की होती है, बहुत सुंदर हिंदी, मजा आ जाता है पढ़ के। तो लगता है कभी कभी यहाँ पे जबरदस्ती का फ्लॉन्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस सब से बचना है। अरिजीत को मैं बोल रही हूँ, सिंपल इंग्लिश लिखो, एक्स्ट्रा वर्ड्स मत लिखो, जीरो पंचुएशन, फुल स्टॉप नहीं पुट करते हैं। सेंटेंस चला जा रहा है तो बस चला ही जा रहा है लंबा सा। ठीक है, अरे एग्जामिनर को सांस तो लेने दो ना, कितना टॉर्चर करोगे बताइए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा भी मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अरे हमने लिखा है तो चेक तो करेंगे ही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्क्वीजिंग हैबिट है, स्क्वीजिंग हैबिट मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर कॉमा दे देकर, गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम, दिस स्कीम, दिस कॉमा, दिस स्कीम कॉमा, दिस स्कीम कॉमा, दिस स्कीम कॉमा, ऐसे से कॉमा दे, वो वाला भी है, राइट, अब दिखाऊंगी क्या। शैबी, मेसी, इनकॉमन, समझ, मैं तो लॉन्ग सेंटेंस पढ़ती ही नहीं हूँ, मैंने कहा मुझे को नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये सारे लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो ऐसे में यूज होते हैं। आप लोग सबके पास, जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लोग पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोगों को क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी। ये है सारे ये लिंकिंग वर्ड्स हैं। और ये गवर्नमेंट का अगर कुछ है, कोई प्लेजेंट एडजेक्टिव है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये सारे एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स, देयर इज नो रीजन टू सेलिब्रेट, इट्स इफेक्ट्स आर ऑन सबड्यूड स्केल, डैम्पन्स द वैल्यूज, इस तरह से कुछ चीजें हैं, जो छोटे छोटे फ्रेजेस मैंने दिए हुए हैं, शायद आप लोगों के काम आ जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन है जो 300 वर्ड्स का है, मगर बहुत सिंपल सा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और फिर हम लोग आपके क्वेरीज लेंगे, और जो स्टूडेंट्स ने जो गलती की है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन है। ओके, तो ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? डिलेड, डिनाइड, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज्यादा हमें बात करनी है। फाइन, तो मैं सीधे जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई से नहीं शुरू करूंगी। मैंने शुरू, द रूल ऑफ लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एन इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम दैट नॉट ओनली डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज बट आल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल। इट इज देयरफॉर इनकम्बेंट ऑन द जुडिशरी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इफेक्टिवली टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी। यानी जुडिशरी के क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो बता दिया। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अब मुझे प्रॉब्लम से शुरू करना है, तो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे दे दिया, इज इन क्राइसिस ड्यू टू डिले इन डिस्पोजेबल ऑफ केसेस, और यहाँ पर मैंने डेटा दे दिया। देखो एक है ना, 30 मिलियन केसेस पेंडिंग वेरियस इंडियन कोर्ट्स, फिर 2 लाख केसेस, मैंने 2 डेटा दिए, 25 वाली इतना। ओके, फिर दीज डिलेज एंड बैकलॉग्स ऑफ केसेस रेजेस सीरियस क्वेश्चन ऑन द लेजिटिमेसी ऑन द, देखो डिले हो रहा है तो मुझे डेटा डिले का ही देना, तो मैंने डिले का दे दिया, मैंने और कोई बात नहीं की है। ओके,
क्योंकि देखिए हम लोग में तो प्रॉब्लम भी है ना, वर्ड क्राइसिस है। हम लोग को 300 वर्ड्स में सारा सब कुछ एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसमें और क्या दूंगी। अब मैंने डेटा दे दिया, डेटा करने देने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इरोडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, full stop. Next, it impacts the liberty of the accused as the slow progress of the criminal case faces them to spend extended period as under trial prisoner. Full stop. Long trial can also lead to evidence being lost, which reduces chances of conviction. Full stop. हर्षद मेहता का केस सबको पता है, 2001 में, मगर उसका द लीगल इशू वाज स्टिल बीइंग लिटिगेटेड, उसका केस ही खत्म नहीं हो रहा था। ओके, ये प्रॉब्लम बता दिया, शुरुआत मैंने प्रॉब्लम, अब उसके बाद प्रॉब्लम है तो फिर सोल्यूशन बताना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं बताऊं, आप लोगों को 600 वर्ड्स में लिखना है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम के लिए आप लोग और बता सकते हो, ठीक है, और इलेबोरेट कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, ये 300 वर्ड्स का है, मैंने 332 वर्ड्स दिया है। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, फास्ट ट्रैक कोर्स, मोबाइल कोर्स एंड जेल अदालत इंट्रोड्यूस। अब देखिए, मैंने भी कॉमा दिया है, मगर कॉमा में मैंने सिर्फ 2-3 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, फास्ट ट्रैक, मोबाइल, जेल अदालत। स्टूडेंट्स, कॉमा एक और एक ऐसे करके 11-11, 12-12 कर देते हैं, ऐसा नहीं करोगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम नथिंग, सॉरी मैक्सिमम 3, ओके। बट देयर सक्सेस इज नॉट येट डिसर्नेबल। क्रिटिकल रिफॉर्म्स, फिर फुल स्टॉप दे दिया, क्रिटिकल रिफॉर्म्स आर दस रिक्वायर्ड बट merely increasing the number of judges won't help because adjournments are acceptable in only। तो यहाँ पर मैंने रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए वो बता दिया, लिस्ट द केसेस साइंटिफिकली, टेक्निकली एबल रिक्वायर्ड दैट कैन वर्क ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो मैंने स्पीडी ट्रायल, ओके, constitutional reality that requires dedicated and full-time leadership both at the Supreme Court and High Court. It is also the need of, otherwise people will start believing extrajudicial killing। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है ज्यादा ज्यादा तमिलनाडु में बहुत होता है। पता चला इस बंदे ने रेप किया है और सब कुछ सेल्फ एविडेंट है, दिख रहा है कि इस बंदे ने किया है, ठीक है, पता चल गया, तो पुलिस उसको जेल भी नहीं पहुंचाती, बीच में ही उसको मार देती है, ठीक है। ऐसा तमिलनाडु में केसेस कई बार हुए हैं, 2-3 बार हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे मतलब लोग बोलेंगे अरे इतना अभी जाएगा कोर्ट में तो पता नहीं 5 साल लग जाएगा, अभी से मार दो, ठीक है, ओके। तो ये है। अब मैं क्वेश्चंस लूंगी और बच्चों के जो मिस्टेक्स है वो मैं शेयर करूंगी।